थाने के बैरक के एक कोने में बैठा हुआ रामू सोच रहा था कि कल होली का त्योहार है और घर में पत्नी बच्चे बेहाल होंगे। यह सोचकर उसके नेत्रों से गर्म आंसुओं की धारा बह चली जो उसके गालों को भिगोती हुई उससे कॉलर के अगले हिस्से को गीला करने लगी। अपनी ड्यूटी समाप्त करके रात्रि 10 बजे थानेदार सुरेंद्र शर्मा थाना परिसर में बने अपने आवास के लिए निकले तो एक उचटती हुई दृष्टि बैरक की तरफ डाली। रामू को छत की तरफ एकटक देखते और अविरल रोता हुआ पाया तो वे ठिठक गए। फिर वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर एक सिपाही से कुछ खाने के लिए मंगवाया और तब रामू को अपने पास बुलाया। सामने पड़ी कुर्सी में बैठने को कहा तो झिझकते हुए रामू बैठ गया। थानेदार ने मेज पर सामने रखा भोजन उसकी तरफ बढ़ाते हुए खाने को कहा। रामू ने आश्चर्य से उन्हें देखा तो उन्होंने आंखें झपकाकर उसे अस्वस्थ किया और भोजन करने का संकेत दिया। सुरेंद्र शर्मा ने भोजन करने के बाद सामने बैठे हुए रामू से कहा, रामू तुम्हारी भतीजी बहुत अधिक तेज तरार है। उस समय मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सका था, अब तुम अपनी पूरी बात बताओ। शर्मा जी की आंखों में झांककर अस्वस्थ हुआ रामू एक लंबी सांस लेकर बोला, सर हम 2 भाई थे, 4 साल बड़े भैया श्यामू और मैं। जब मैं 14 साल का था तब श्यामू भैया की शादी निर्मला भाभी से हुई थी। छोटे से परिवार में हम सब हंसी खुशी से रह रहे थे। शादी के दूसरे ही वर्ष भाभी ने खुशखबरी सुनाई तो घर में हर्ष और उल्लास का सागर उमड़ पड़ा। गर्मियों के दिन थे, भाभी 4 माह की गर्भवती थी। एक शाम श्यामू भैया बाहर गए तो लौट कर नहीं आए। सुबह उनका शव गांव के तालाब में उतराता हुआ मिला। इस घटना के बाद घर में सब उथल पुथल होने लगा, आपसी झगड़े होने लगे। भाभी के मायके से 1-2 लोग आए और वे हमारे साथ ही रहने लगे और उन्हीं की सह से भाभी प्रायः नई नई व्यवस्थाएं बताती और फिर अगले दिन इन्हीं व्यवस्थाओं को स्वयं ही फिजूल साबित कर देती। नियत समय पर भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया। मैं और मेरे माता पिता भाभी और उनकी नवजात बेटी की खूब मान से देखभाल करते थे, किंतु न तो भाभी का टेढ़ा मुंह सीधा हुआ और न ही उनके मायके के लोगों की तिरछी नजरें। एक दिन वह भी आया जब भाभी ने सड़क किनारे का बड़ा पुश्तैनी मकान और उससे ही लगी कीमती जमीन को अपने लिए चुन लिया, जबकि मुझे व पिताजी को दूर नदी किनारे की जमीन व जानवरों के बाड़े को रहने के लिए छोड़ा। हमने विरोध किया तो वे थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दे आई। फलस्वरूप थाने में बुलाकर हमें समझाया गया कि जैसा भाभी कह रही हैं वैसा ही हम कर लें, नहीं तो भाभी से प्राप्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अनावश्यक गंभीर धाराओं में चालान हो जाएगा। हम झगड़ा नहीं करना चाहते थे, फलतः हमें मानना पड़ा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। कुछ ही दिनों के बाद भाभी कभी खेती किसानी को लेकर तो कभी बिटिया रानी के स्कूल आदि पर मुझसे परामर्श लेने लगी। बातूनी होने के कारण आए दिन किसी न किसी से उनका झगड़ा झंझट होता रहता। ऐसे में वे मुझे बुला लेती और तब मुझे या तो उनका पक्ष लेना पड़ता या फिर बीच बचाव करना पड़ता। भतीजी रानी जब सयानी हुई तो वह हमारे घर भी आने जाने लगी और मैं और मेरी पत्नी बच्चे उसे प्यार देने लगे। इसी बीच मेरे माता पिता दोनों ही स्वर्गवासी हो चुके थे। भाभी ने रानी की शादी के लिए मुझसे उचित वर खोजने को कहा तो पत्नी की सलाह पर मैंने सभी पुरानी कड़वी बातों को भुलाकर पूरी जिम्मेदारी से अपनी पत्नी की रिश्तेदारी के एक खुशहाल परिवार में भाभी की सहमति से संबंध तय कर दिया। विवाह के समय भाभी बहुत खुश थी। ससुराल पहुंचने के तीसरे दिन से ही गालीबाज व मुंहफट रानी ने अपनी ससुराल में तांडव मचाना शुरू कर दिया तो मेरे पास शिकायत आई। मैंने भाभी से कहा तो वे उल्टे मुझ पर ही आरोप लगाकर साजिशन बेटी को गलत जगह ब्याह करवाने की बात करने लगी। उन्होंने थाने में मेरे विरुद्ध FIR लिखाने की धमकी भी दे दी। खैर 1 साल के अंदर ही रानी ससुराल से लड़ झगड़ कर
कीमती सामान समेटकर अपनी मम्मी के पास वापस आ गई और मेरी पत्नी व मुझ पर आरोपों को झड़ी लगा दी। यद्यपि हम दोनों ने न केवल बहुत सफाई दी बल्कि उसकी ससुराल के लोगों को बुलाकर सामना भी कराया, किंतु माँ बेटी दोनों अपनी बात के अलावा हमारी सुनने को तैयार ही नहीं हुई। अंततः हमने क्षमा भी मांग ली, किंतु वे आए दिन मेरे विरुद्ध कभी सीधे थाने में प्रताड़ना की झूठी एफआईआर देने लगी, तो कभी मुख्यमंत्री पोर्टल में दहेज मांगने की झूठी शिकायतें दर्ज करने लगी। खेती किसानी छोड़कर मैं आए दिन कोर्ट कचहरी व थाने के चक्कर काटने लगा। उनके विरुद्ध हो रही ताबड़तोड़ एफआईआर के कारण मेरे पत्नी के मायके वालों से मेरी गहरी अनबन हो गई। मेरी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व शारीरिक गिरावट बड़ी तेजी से होने लगी। मैं भाभी और भतीजी के पैरों में गिरकर अभयदान मांगने लगा तो उन्होंने 5 लाख रुपए या फिर 3 बीघे खेत रजिस्ट्री करने को कहने लगी। महोदय साहब, न तो रुपए है मेरे पास और स्वयं के परिवार के भरण पोषण को देखते हुए न ही खेत देने की स्थिति है मेरी। मैंने मना कर दिया तो कल रानी ने मुझ पर बलात्कार व मारपीट की झूठी एफआईआर कर दिया और आज आपने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मुझसे गलती किस स्थान पर हो गई जो भाभी व रानी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है। मैंने तो हर बार इन्हें मेरे बड़े भाई का परिवार समझकर इनकी शुद्ध हृदय से सहायता ही की थी। कहकर रामू सिसकने लगा। ठीक है, कल मुझे अच्छी तरह से तहकीकात कर लेने दो, फिर मैं कुछ करता हूँ, थानेदार शर्मा जी ने कहा और फिर वे सिपाही को रामू को लॉकअप में बंद करने का संकेत देते हुए थाने से बाहर निकल गए। अगले दिन का सूरज रामू के लिए अच्छा संदेश लाने वाला था। सुबह से रामू की दृष्टि थानेदार जी की कुर्सी पर टिकी थी। पहले दोपहर आकर चली गई और फिर शाम आ गई, किंतु शर्मा जी कुर्सी पर नहीं विराजे। उसने एक बार एक सिपाही से शर्मा जी के विषय में जानकारी चाही तो उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बत्तियां जल गई थीं, किंतु कुर्सी अभी भी थानेदार के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही थी। जब दीवार घड़ी ने रात 10 बजे के घंटे बजाए तब रामू निराश मन से कंबल बिछाकर सोने का प्रयत्न करने लगा। आज होली के पर्व पर वह अपने भूखे बच्चे पत्नी के विषय में सोचकर भावुक हो गया और रोने लगा। तभी थाने में कुछ हलचल हुई तो वह उठकर खड़ा हो गया और बैरक का जालीदार दरवाजा पकड़कर देखने लगा। थानेदार शर्मा जी उसी की तरफ आ रहे थे। दरवाजा छोड़कर वह सहम कर पीछे हट गया। शर्मा जी ने अपने हाथों से बैरक का ताला खोला और दरवाजा खोलते हुए कहा, रामू आओ, बाहर निकलो। भयभीत रामू बाहर आया तो शर्मा जी ने उसकी बाह पकड़कर अपने सामने पड़ी कुर्सी में बिठाया और स्वयं जाकर दूसरी तरफ सामने बैठ गए। भाई की दृष्टि से देख रहे रामू की तरफ देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रामू देखो कौन आया है। रामू ने दृष्टि घुमाकर देखा तो बरामदे में भाभी, पत्नी व बेटे को खड़ा हुआ पाया। वह वापस शर्मा जी को अचरज से देखने लगा। उसे लगा कि भाभी ने पत्नी के विरुद्ध भी कुछ कहा होगा। वह निराश हो गया। तभी शर्मा जी ने कहा, रामू मैं सुबह ही गांव के प्रधान व अन्य बहुत से खास और आम लोगों से मिला और तुम्हारे इस प्रकरण के विषय में जानकारी ली। सभी ने मुक्त कंठ से तुम्हें निर्दोष और भाभी भतीजी को दुष्ट और झूठी बताया। गांव के बहुत से लोग इनकी ज्यादतियों के शिकार बने हैं। तफसीस के साथ ही मैंने तुम्हारी पत्नी से जानकारी लेकर रानी के पति व ससुर को भी बुला लिया और उनसे भी जानकारी ली। बेचारे सीधे साधे परिवार को इस दुर्बुद्धि रानी ने बेहाल कर रखा था। अंत में मैंने रानी के पास गया और उसे उसके दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार बलात्कार के लिए मेडिकल कराने को जिला अस्पताल चलने को कहा। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा फक पड़ गया तो झूठ सामने आ गया। फिर आपकी भाभी सामने आकर मेडिकल न कराने की मिन्नतें करके रिश्वत की पेशकश करने लगी। बस इनका सारा खेल उल्टा पड़ गया। इस पर मैंने इन्हें कस कर लताड़ लगाई। फिर मैंने कठोर चेतावनी देते हुए रानी को गांव के सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में
उससे एक करार लिखाकर उसके पति व ससुर के साथ ससुराल भेज दिया। और जब थाने आने लगा तो तुम्हारी भाभी यहीं चली आई। शायद कुछ कहना चाहती हैं ये तुमसे। रामू ने भाभी की तरफ देखा तो वे उठकर समीप आई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। रामू ने भीगी आंखों से अपने परिवार को देखते हुए कहा, भाभी आपको माफी तो है किंतु मेरा और आपका अब कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक संबंध नहीं रहेगा भविष्य में। आप अपने घर में खुश और मैं अपने घर में। ठीक है रामू, जाओ अपने परिवार से मिलो और इन्हें साथ लेकर अपने घर जाओ। जाकर खुशी खुशी त्यौहार मनाओ। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के लिए कल सुबह 10 बजे आ जाना। थानेदार जी ने रामू से कहा। फिर निर्मला से कहा, आप भी अभी जाइए और कल सुबह 10 बजे यहाँ आ जाइए। उसी समय प्रधान जी व कुछ अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में तुम्हारा सुलहनामा तैयार करना है ताकि सभी लंबित मामले निस्तारित किए जा सके। भविष्य के लिए ध्यान में रखना, अन्यथा तुम्हारे व तुम्हारी बेटी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करूंगा। भाभी जी ने हाथ जोड़कर कहा, जी साहब, और थाने के गेट से सब परिवार बाहर जाकर रामू की तरफ बढ़ गई।